सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? हम लोग पढ़ लिए थे इन्फ्लेशन से रिलेटेड। तो इन्फ्लेशन में बहुत सारा चीज़ देख लिए थे, इफेक्ट देख लिए थे, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन तक पढ़ चुके हैं हम लोग पूरा का पूरा कि क्या क्या इन्फ्लेशन की वजह से क्या क्या हो जाता है। उसी वीडियो में हम अंत में बताए थे कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना, उसमें हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज डिफ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन क्या होता है तो ध्यान में रखिएगा, डिफ्लेशन जो होता है ना वो अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। मतलब इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है ना, इन्फ्लेशन में जो साइन नहीं, जो प्राइस जो होता है ना वो अप जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी कि हर चीज़ महंगा होते जा रहा है, महंगा होते जा रहा है। लेकिन डिफ्लेशन में क्या होता है ना, हर चीज़ सस्ता होते चला जाता है, हर चीज़ सस्ता होते चला जाता है। यहाँ पर एवरीथिंग गेट्स चीपर इसलिए लिखा हुआ है। अब ये जो समझ में आ रहा है, जहाँ तक हम लोग को लग रहा है कि एवरीथिंग गेट्स चीपर है, इसका मतलब आप साउंड्स तो बहुत अच्छा कर रहा है कि भाई सब कुछ सस्ता हो जा रहा है, चलो भाई अब तो तुम गर्दा उड़ा के खरीद लेंगे। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? लोगों को लगता है कि फ्यूचर्स में भी ना कुछ और प्राइसेस नीचे आएगा, तो वो लोग अपना कंजम्पशन ही कम कर देते हैं कि भाई अभी रुक जाओ, थोड़ा दिन के बाद जब कम हो जाएगा सामान ना तो खरीदेंगे। ठीक है, तो उसके वजह से और प्रॉब्लम हो जाता है। तो पीपल वेट फॉर लोअर प्राइसेस इन फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में क्या करते हैं वो लोग, सोचते हैं कि और थोड़ा सा प्राइस नीचे आएगा, अभी नीचे आ ही रहा है, नीचे आएगा तो किया जाएगा। ठीक है, लेस कंजम्पशन हो जाता है। मतलब क्या, जो कंजम्पशन जो है उनका जो मतलब यूजेज है वो कम हो जाता है। फिर कट प्रोडक्शन हो गया। अब प्रोडक्शन, अब यूजेज ही कम हो रहा है, मतलब सामान बाजार में बिक ही नहीं रहा है, तो फैक्ट्री क्या सोचेगा, कंपनी क्या सोचेगा, बोलेगा छोड़ो भाई अभी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है, अभी जब डिमांड आएगा तो फिर हम लोग बढ़ा लेंगे। तो प्रोडक्शन कट हो जाता है। उसके वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो जाता है कि अब जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, फैक्ट्री में काम ही ज़्यादा नहीं होगा, तो ज़्यादा लोगों को रखने का मतलब ही नहीं करता है, तो लोग ले ऑफ कर देता है, वर्कर्स को निकाल देता है। वो हो गया, जिसके वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाता है। मतलब डिफ्लेशन की वजह से क्या होता है ना, इकोनॉमी डाउन हो जाता है। सब कुछ सस्ता होता है फिर भी डाउन हो जाता है। तो उसके पीछे का पूरा माजरा हम आपको यहाँ पर समझा दिए। ठीक है, आई होप कि आपको डिफ्लेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है ना, ये दोनों वर्ल्ड के लिए, यानी कि अच्छा इकोनॉमी खराब इकोनॉमी दोनों के लिए सब मतलब अच्छा है ही नहीं। मतलब ये किसी भी सिचुएशन में अच्छा नहीं है। ओके, अब क्या होता है भाई, तो स्टैगफ्लेशन में क्या होगा, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता है। स्लो इकोनॉमी क्या होता है ना, बहुत धीरे धीरे चलने लग जाता है। पीपल कट देयर स्पेंड। अब जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्यों? क्योंकि लोग जो है ना अपना कंजम्पशन, अपना जो खर्च जो है ना वो बहुत कम कर दिए हैं, बहुत रोक दिए हैं। ओके, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है, तो कंपनी ले ऑफ वर्कर्स, कट कॉस्ट। कंपनी क्या करेगा, अपना कॉस्ट को कटिंग करने के लिए ले ऑफ करेगा, क्योंकि ज़्यादा वर्कर रहेगा, ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगा और बाज़ार में माल खरीदने के लिए कोई है ही नहीं। अब जब माल खरीदने के लिए कोई नहीं है तो फिर इतना मजदूर लोग को हम पैसा क्यों देंगे, ये सोचना होता है कंपनीज लोगों का। तो वो क्या करता है, सीधा सीधा छटनियाँ स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। फिर हाई इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया। ऑयल क्राइसिस, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है ऑयल क्राइसिस का। तो ऑयल क्राइसिस होगा तो ऑयल का प्राइस क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, हमेशा ऊपर जाएगा, हमेशा ऊपर जाता जाएगा। और जिसके वजह से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्च क्या हो जाएगा ना, वो बढ़ जाएगा। अब सोचो कि तेल जो आज मान लीजिए 100-104 रुपये लीटर मिल रहा है, वो कल ऑयल क्राइसिस की वजह से 125 रुपये लीटर हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज महंगा हो जाएगा तो क्या महंगा होगा, फूड महंगा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कॉस्ट अप हो जाएगा, ये सब सारा चीज़ हो जाएगा। और इसका एकदम रियल एग्जाम्पल है कहाँ भाई, तो एक 1970 में ऑयल क्राइसिस 1970 में था, उसके वजह से बहुत सारा चीज़ बहुत महंगा हो गया था। तो ये ऑयल क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा धूमधाम मचा देता है, तो ध्यान में रखिएगा स्टैगफ्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है भाई, तो ये मतलब डिसइन्फ्लेशन को आप डिफ्लेशन नहीं मान सकते, यानी कि इट इज़ नॉट अ डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है ना, मतलब प्राइस तो हाई जा ही रहा होता है बट बहुत ही धीरे धीरे जा रहा होता है। इन्फ्लेशन स्लोइंग डाउन, मतलब इसमें बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो रहा है। प्राइसेज आर स्टिल राइजिंग बट लेस रैपिड राइज, बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बहुत टाइम लगाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर
की तरफ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई चलो इन्फ्लेशन है, थोड़ा ज़्यादा हैवी नहीं हुआ है, स्लोइंग डाउन में चल रहा है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए 4% इन्फ्लेशन है, अब घट के 3% हो गया है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये का चीज़ 99 रुपीज़ हो गया, तो ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है ना। बट लोगों को 100 रुपये से 99 ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए लोगों को लग रहा है भाई चलो भाई कम कुछ तो 1 रुपया तो सस्ता हुआ, ऐसा कुछ करके। तो प्राइसेस आर स्टिल गोइंग अप बट बेटर देन 4%, मतलब वो 100 रुपये से तो बेहतर है। अब 110 रुपया हो जाएगा, अब लोगों को मिलने लगेगा 106 रुपया में, 108 रुपया में, तो लोगों को लगेगा चलो भाई 110 था 108 में हमको मिल गया, हम लोग ले लेते हैं। ये चीज़ होता है डिसइन्फ्लेशन में, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रीफ्लेशन। रीफ्लेशन क्या होता है ना, गवर्नमेंट इसमें पैसा डालता है इन्फ्लेशन करने के लिए, मतलब री इन्फ्लेट करने के लिए ना कुछ कैश डाल दिया, कुछ भी तरह का करके इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट करता है। तो गवर्नमेंट पुश टू री इन्फ्लेट दिस। री इन्फ्लेट करने का मतलब क्या हो गया, कुछ एक्शन लिया जाता है, जो कि एक्शन लेता कौन है भाई, तो आरबीआई होता है। तो एक्शन टेकन बाई सेंट्रल बैंक, और ये सिर्फ आरबीआई करता है। आरबीआई क्या करता है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आरबीआई ये सोचता है कि हमको इन्फ्लेशन को थोड़ा सा बढ़ाना है ना, बढ़ाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी हो गया है, अब उसको थोड़ा सा पुश करके ऊपर लेकर आना पड़ेगा। क्यों भाई, तो प्राइसेस आर फॉलिंग टू मच। क्यों, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे हो गया, जिसके वजह से क्या हो गया है कि उसको बढ़ाकर ऊपर लेकर आना पड़ेगा। तो करता क्या है भाई, तो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को घटा देगा सीधा का सीधा। क्या ये लोग सोचेगा चलो भाई इंटरेस्ट रेट कम हो गया, बोरोइंग बढ़ जाएगा, कर्ज बढ़ेगा, कर्ज लोग लेने लग जाएगा, स्पेंड करने लग जाएगा। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को वो बढ़ा देता है। जो गवर्नमेंट जो होता है ना, वो अपना स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पैसा पंप करने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए इकोनॉमी में। रोड्स बनेगा, ये बनेगा, वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, तो पैसा इंजेक्ट होता है मार्केट में, क्योंकि सामान कर देगा तो पैसा मार्केट में ही जाएगा, उसके वजह से भी ये होता है। फिर प्रिंटिंग मोर मनी, ये भी एक ऑप्शन है, बट बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। प्रिंटिंग मोर मनी करके भी थोड़ा सा इन्फ्लेट किया जा सकता है, री इन्फ्लेट किया जा सकता है इकोनॉमी को। क्लियर है, तो रिफ्लेशन ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, तो इसमें प्राइस राइज इन इकोनॉमी एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी एक्सेट्रा, मतलब फूड और एनर्जी दो ऐसा चीज़ को, दो सेक्टर्स को हटाकर हर चीज़ में इकोनॉमी क्या कर रहा है, राइज कर रहा होता है, प्राइसेस राइज कर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, फूड और एनर्जी को क्यों छोड़ दिया गया भाई, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फूड और एनर्जी जो होता है ना, वो थोड़ा सा अलग अलग फैक्टर पर बेस्ड होता है। जैसे अगर फूड बात कर लेते हैं तो वो सीजनल फैक्टर पर बेस्ड होता है। जैसे अगर बैड वेदर हो गया, बैड वेदर कंडीशंस आ गया, तो कुछ फूड्स में ऊपर नीचे हो जाता है। तो थोड़ा अगर ख़राब प्रोडक्शन हुआ तो जो स्टॉक में रखा हुआ है, बफर स्टॉक में जो रखा हुआ है, उसका दाम बढ़ जाता है थोड़ा। अगर अच्छा प्रोडक्शन हुआ तो कम हो जाता है। तो ये सीजनल फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर प्राइस देख लेते एनर्जी के सेक्टर में आ जाते हैं, तो सडन ऑयल प्राइस जब हाइक होता है ना, तो क्या होता है, सम जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से। क्यों, जैसे अगर मान लीजिए रशिया यूक्रेन में युद्ध हुआ, अगर उधर से तेल आ रहा है, अब तेल आना बंद हो गया, तो मार्केट जो इंडिया में जो स्टॉक होगा, जो स्टॉक जो जमा होगा, उसको क्या करता है, लोग क्या करेंगे भाई, हाई हो जाएगा, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है, अभी बाहर से नहीं आ रहा है, जिसके वजह से क्या होता है, वो ऊपर आ जाता है प्राइस। तो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से क्या होता है, ये सब चीज़ प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये दो सेक्टर को छोड़ दिया जाता है कोर इन्फ्लेशन में, ठीक है ना। और ये सब जो होता है ना, वो टेम्पररी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। चाहे फूड वाला देख लो और चाहे एनर्जी वाला देख लो, ये टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीज़ से इम्पैक्ट करता है, जिसके वजह से इसको साइड रख दिया गया है। ओके, चलो भाई, नेक्स्ट है डीवैल्यूएशन ऑफ मनी। तो मनी का डीवैल्यूएशन करना भी होता है, कर भी लेता है लोग। डीवैल्यूएशन कैसे करेगा भाई, तो डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ ए कंट्रीज करेंसीज रिलेटेड टू अनदर करेंसीज। मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड एडजस्टमेंट किया जाता है किसी दूसरे करेंसी के कंपैरिजन में। तो ध्यान में रखना होगा, डीवैल्यूएशन ऑफ मनी करना होता है, कैसे करना होता है, तो डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ अ कंट्रीज करेंसीज रिलेटेड टू अनदर करेंसी। अब देखो क्या होता है, टू मेक एक्सपोर्ट चीपर। ये किया क्यों जाता है भाई, तो एक्सपोर्ट को चीप बनाने के लिए, सस्ता बनाने के लिए, कि जो हम यहाँ से सामान बेचेंगे ना, तो हम सस्ता में बेचेंगे, एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। टू मेक इम्पोर्ट मोर एक्सपेंसिव, है ना, एक्सपेंसिव किया जाता है किसको, इम्पोर्ट को, कि अगर उधर से जो माल आ रहा है ना, उसको हम महंगा कर देंगे। रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट्स को कम करना होता है। क्यों, ट्रेड डेफिसिट में क्या होता है भाई, तो इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन
एक्सपोर्ट हो जाता है। तो इम्पोर्ट इज़ ग्रेटर देन एक्सपोर्ट जब होता है तो उसमें हम लोग क्या कहलाता है, ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, $1 अगर मान लेते हैं अभी 70 रुपीज़ है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, डी वैल्यूज़ कर देगा रुपीज़ को। क्या अब कर दिया $1 रुपीज़ 80, ठीक है ना। बट ये ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है तो ऐसा करना पड़ जाता है। तो $1 को 80 कर दिया, तो अब क्या हो गया, जो मार्केट में जो डॉलर का जो वैल्यू है ना वो हाई हो गया, ठीक है ना, वो हाई हो गया, यानी कि हमारा करेंसी नीचे गिर गया, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि डीवैल्यूएशन ऑफ मनी हो गया। तो मनी को डीवैल्यू करने के लिए ये सब भी गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट के अंदर में ही आता है। ज़्यादातर करके आरबीआई सब जिसको देखता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होता है ना वही देख पाता है इसको। चलो भाई, अब बात करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उसके लिए होता है 3 मेजर। एक होता है मॉनेटरी मेजर, एक होता है फिस्कल मेजर और एक होता है अदर मेजर्स। तो अदर मेजर्स में देखेंगे अलग, पहले हम लोग मॉनेटरी मेजर्स में देखते हैं। तो मॉनेटरी मेजर्स में एक आ रहा है सबसे पहला क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन। अब ये क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, क्रेडिट तो चलो ठीक है समझते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब उसको संकुचित कर देना होता है, स्क्वीज द मनी सप्लाई, ठीक है ना। अगर क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन का बात हो रहा है तो उसमें मनी सप्लाई को स्क्वीज कर देना है, कम कर देना है एकदम। और ये होगा किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू। कैसे होगा, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, हायर रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 3 चीज़ है, ये चीज़ करेगा। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, रेट को बढ़ा दो, लोग पैसा कम बोरो करेगा, कम खर्च करेगा, ये वो कर्ज कम जाएगा। दूसरा है हायर रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व रिक्वायरमेंट्स कर देता है। जैसे बैंक को बोल देता है कि नहीं भाई, अब जो तुम जो हमारे पास जो रिज़र्व रखोगे पैसा मेरे बैंक में, आरबीआई में, अब वो ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा तुमको। यानी कि 100 रुपये में अगर मान लीजिए 20 रुपये पहले रखना पड़ा था रिजर्व में, अब बोलेगा कि नहीं भाई अब तुमको 40 रुपये रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो ज़्यादा पैसा दे दिया। अब ज़्यादा पैसा जैसे ही दे दिया तो बैंक के पास तो कम पैसा बचा ना, 60 रुपये ही बचा। अब उस 60 रुपये में से कितना लोगों को देगा, कम लोगों को लोन देगा, चेक कर्ज देगा। तो क्या हो गया, मार्केट से पैसा निकल गया और सीधा जाकर रिजर्व हो गया। फिर है सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, ये भी करता है आरबीआई क्या करता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर देता है। सेल कर देता है कहने का मतलब जैसे ही वो बेचेगा तो मार्केट में खरीदने वाला भी रहता है, तो मार्केट में जैसे ही खरीदेगा तो मार्केट से पैसा क्या हो जाएगा, एक मुश्त जाकर फंस जाएगा किसी का। मान लेते हैं बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको खरीदा तो पैसा क्या हो गया, निकल गया वहाँ से और जाकर वो सेव हो गया, बस चुपचाप से पैसा मार्केट से करेंसी निकल गया, बस वो जगह एक जगह जाकर से सेव हो गया, एक जगह जाकर रखा गया। तो मार्केट में अब सर्कुलेट नहीं होगा वो चीज़। तो गवर्नमेंट क्या करता है, फटाक फटाक सिक्योरिटीज़ अपना सेल करने लग जाता है, बेचने लग जाता है। तो इससे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। दूसरा आता है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन में क्या होता है भाई, तो इट रिड्यूसेस द ओवरऑल मनी सप्लाई। ये पूरा का पूरा मतलब मनी सप्लाई को ही रोक देता है, जिसमें कि खास करके आता है हायर डिनोमिनेशन नो लॉन्गर लीगल टेंडर। तो हायर डिनोमिनेशन का नोट जो होता है ना, जैसे मान लीजिए इंडिया में हुआ था 500, 1000 का, ये सब का नोट को ना मतलब डी वैल्यू कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, बोला गया अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, आपको टाइम दिया जाता है, आप इसको एक्सचेंज कर लो आरबीआई में जाकर, ठीक है। इट हेल्प्स कंट्रोल इन्फ्लेशन, इससे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है। बट प्रॉब्लम्स बहुत आ जाता है, वो हम लोग इस वीडियो के अंत में डिस्कस कर ही लेंगे। इस वीडियो के अंत में डीमोनेटाइजेशन को हम अच्छे से एक्सप्लेन किए, तो आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इशूड न्यू करेंसीज, उसी में यानी कि ये जो है ना हमारा कौन सा मॉनेटरी मेजर्स है, मॉनेटरी मेजर्स में क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर हमारा डीमोनेटाइजेशन हो गया, और उसी में आता है हमारा तीसरा इशूड न्यू करेंसी। अब होता क्या है ना कि कभी कभी जब हाइपर इन्फ्लेशन जब क्रिएट हो जाता है तो कंट्री क्या करता है ना भाई, नया करेंसी इशू करने लग जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है अब इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो अब हम लोगों को मार्केट में पैसा लाना पड़ेगा, नया करेंसी लाना पड़ेगा, तो वो चीज़ कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल मेजर्स, फिजिकल मेजर और फिजिकल है ना, फिजिकल मेजर्स। फिजिकल मेजर्स में सबसे पहला आता है इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अलग लेवल में आते हैं, अब सीधा इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। ज़्यादा लोग टैक्स भरेगा, मार्केट से पैसा निकलेगा, सीधा गवर्नमेंट के पास जाएगा, मार्केट में सर्कुलेशन कम होगा, पैसा इंजेक्ट होना बंद हो जाएगा, खर्च होना बंद हो जाएगा, बस लोग सीधा साधा चुपचाप से बैठ जाएगा, ज़्यादा खर्च नहीं करेगा,
तो मार्केट अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, मोर टैक्सेस देगा, है ना, मोर टैक्सेस करने का तो लेस कैश लेफ्ट इन हैंड। अगर हम ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं किसी चीज़ पे, किसी चीज़ को या किसी चीज़ पर, तो मेरे पास कैश कम बच रहा है ना, क्योंकि सब सरकार के पास चला जा रहा है। लेस कैश लेफ्ट इन हैंड। रिड्यूस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और प्राइसेस कूल डाउन हो जाएगा। ये तो सीधा सी चीज़ है, आप समझ भी रहे होगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इनकम टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, इसी में आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनकम टैक्स को बढ़ा दिया गया, फिर कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ा दिया गया, ये सब चीज़ बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग ना खर्च कम कर दे, थोड़ा सा गुड्स और थोड़ा सा डिमांड कम हो जाए। डिमांड जैसे ही कम होगा ना, बस फिर अपना सब कुछ सीधा सीधा तौर पर आ जाता है। तो बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं चलता है पूरा कंट्री, पूरा जो इकोनॉमी है इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना। और लेकिन ठीक है, अच्छा है, चल रहा है तो अच्छी बात है। हमारा इंडिया का भी इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है ना। देखना है कि कहाँ पहुँचते हैं हम लोग। फिर आता है प्राइस कंट्रोल। प्राइस पर कंट्रोल करता है कैसे, सेटिंग लिमिट्स ऑन सर्टेन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज पर क्या करता है, लिमिट लगा देता है ना। एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज पर लिमिट सेट कर देता है कि भाई ये चीज़ इतना ही है तो इतना ही रहेगा, वो प्राइस कंट्रोल कर लेता है। तो प्राइस पर कंट्रोल किसका होगा, गवर्नमेंट का, आरबीआई का, ये सब चीज़ का कर लेता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में थोड़ा हेल्प मिल जाता है। रिड्यूस इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उसको कम करना होता है। जैसे गवर्नमेंट भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं करेगा, वो अब देख के समझ के करेगा भाई कि फालतू का खर्च ना करे, जहाँ से पैसा इंजेक्ट हो जाए इकोनॉमी में, मार्केट में, है ना। गवर्नमेंट कट डाउन ऑन इट्स ओन स्पेंडिंग, लेस मनी इंजेक्ट इन इकोनॉमी, जिसकी वजह से पैसा कम जाएगा मार्केट में। पैसा कम जाएगा तो कम सर्कुलेशन होने का चांस बन जाता है। तो क्योंकि अगर कम सर्कुलेशन होगा तो लोगों के पास, जैसे होता है कि मार्केट में पैसा गया तो सबके पास पैसा पहुंचा ना, थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे भी जो भी अपना काम कर रहा है, किसी को प्रॉफिट के बेसिस पर पहुंचा, किसी को जो भी है कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसको पैसा मिला, तो सब लोग खर्च करना स्टार्ट करता है। तो वो चीज़ कम हो जाता है क्योंकि पैसा जा ही नहीं रहा है, सरकार खर्च कर ही नहीं रहा है, तो कहाँ से होगा, ये चीज़ होता है। फिर इंक्रीज़ इन सेविंग, और सेविंग्स पर भी जोर देता है। उसमें कहा जाता है सीधा सेव मोर स्पेंड लेस। सीधा बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेव करो, कम से कम खर्च करो, है ना। पीपल सेव मोर लेस स्पेंडिंग। अगर पीपल क्या करेगा, सेव ज़्यादा करेगा और स्पेंड लेस करेगा, ठीक है, तो लेस स्पेंडिंग हो गया। अब लेस स्पेंडिंग की वजह से क्या होता है, लोअर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाता है। मतलब कंजम्पशन कम हो गया, एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, डिमांड कम हो गया, प्राइस चुपचाप से नीचे आ जाएगा, फॉल कर जाएगा। तो ये सब चीज़ था, क्या चीज़ भाई, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और भी आगे है सरप्लस बजट। बजट का सरप्लस करना मतलब बढ़ाना। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट कलेक्ट मोर रेवेन्यूज एंड लेस स्पेंड। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेगा लेकिन खर्च क्या करेगा, बहुत कम करेगा। तो ऑलरेडी है, ऑब्वियस ही बात है भाई कि बजट का क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, मतलब आपके पास ज़्यादा पैसा बच जाएगा। गवर्नमेंट विड्रॉ मोर मनी दैन इट्स पुटिंग इन। ठीक है ना, वो पैसा देने से ज़्यादा क्या करता है, पैसा ज़्यादा ले लेता है, विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है। मनी सप्लायर रिड्यूस्ड, मनी सप्लायर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड इन्फ्लेशन कूल डाउन हो जाएगा। ये सब चीज़ होते रहता है सरप्लस बजट की वजह से। बजट आप देखोगे ना तो कभी होता है ना कि कमाया इतना, खर्च किया इतना, है ना, तो खर्च कर रहे हैं कम और कमा रहे हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर सरप्लस बजट हो जाता है, एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है। डीलेइंग पब्लिक डेब्ट। अब डीलेइंग पब्लिक डेब्ट कहने का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट पोस्टपोन द रीपेमेंट ऑफ द पब्लिक डेब्ट अंटिल इन्फ्लेशन प्रेशर रिड्यूस। अब गवर्नमेंट क्या करता है ना, पोस्टपोन कर देता है कि जो पब्लिक डेब्ट है, मान लो किसी के पास कर्ज है, किसी कंपनी के पास, किसी बड़े कंपनी, तो उसको बोलता है कि अभी तुम रीपेमेंट नहीं करेगा जब तक इन्फ्लेशन सही जगह से सही जगह पर नहीं आ जाएगा। जब तक इन्फ्लेशन का प्रेशर खत्म नहीं होता है तुम पैसा नहीं डालेगा, ठीक है, नहीं पेमेंट करेगा। जब होगा तो फिर आपको पता चल जाएगा तो फिर आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो इसके वजह से भी क्या करता है, लोग कूल डाउन हो जाता है क्या, प्राइसेस। प्रिवेंट सडन इंजेक्शन ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी। अब जैसे डायरेक्ट पेमेंट करते हैं लोगों को लगता है अरे भाई इन्फ्लेशन बढ़ गया, चलो ज़्यादा पैसा दे देते हैं, मेरा प्राइस तो हाई हो गया ना, तो हमको ज़्यादा आसानी से मेरा कम वैल्यू का पैसा ज़्यादा वैल्यू में चला जाएगा, तो पैसा दे देते हैं। तो वो क्या होता है, इकोनॉमी में इंजेक्ट हो जाता है पैसा, और वही पैसा इंजेक्ट होने के बाद फिर सर्कुलेशन बढ़ जाता है, फिर दिक्कत हो जाता है। तो सरकार सीधा बोल देता है नहीं भैया अभी कोई पेमेंट नहीं करेगा, डेब्ट को अपने पास रखो, जब वैसा होगा तो हम आपसे ले लेंगे। अब सरकार का दिया हुआ, सरकार के पास अधिकार होता है ये सब चीज़ बोलने का, तो बस करवा लेता है वो चीज़, और क्या। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है।
अदर मेजर्स में क्या क्या आएगा भाई, सबसे पहला आता है ट्रेड मेजर्स। ट्रेड मेजर्स क्या होगा, प्रॉपर सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से भी होता है ये सब चीज़, सारा का सारा ट्रेड मेजर्स की वजह से भी कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल कैसे होगा भाई कि अपना थोड़ा सा सरप्लस बनाना पड़ेगा, है ना, कि हमारा इंपोर्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम हो, ऐसा करके सरप्लस बनाएंगे। इंक्रीज प्रोडक्शंस, मोर प्रोडक्शंस ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल, ठीक है, इसी के थ्रू इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस। अदर मेजर में इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस को इंक्रीज करेंगे, मोर प्रोडक्शंस ऑफ एसेंशियल गुड्स, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाओ ताकि उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाए। तो ये गवर्नमेंट को आना पड़ेगा सामने, सरकार को सामने आना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो एसेंशियल गुड्स का, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, दाम कम हो जाएगा। क्योंकि जब लिमिट क्रॉस करेगा ना, जैसे लिमिट बढ़ जाएगा, है ना, अभी 10 क्वांटिटी में मिल रहा था, वही चीज़ अभी 50 क्वांटिटी में मिलने लग जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसका प्राइस कूल डाउन हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। फिर आता है रेलवे वेज पॉलिसी, रेलवे बोल दिए, रैशनल वेज पॉलिसी। रैशनल वेज पॉलिसी क्या होता है वो समझ लेते हैं। गवर्नमेंट इंटर टू फ्रीज और कंट्रोल वेजेस, इनकम्स, प्रॉफिट, डिविडेंड्स एंड बोनसेस। गवर्नमेंट क्या करता है ना, सीधा का सीधा फ्रीज कर देता है। क्या चीज़ में भाई, तो वेजेस को कंट्रोल करने लग जाता है, इनकम्स, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, ये सबको कम करता है, सबको फ्रीज कर देता है टू कंट्रोल दिस लॉट्स ऑफ एनर्जी नीडेड। अब कंट्रोल किस चीज़ के लिए कर रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, बट ये सब चीज़ करने में ना सरकार को, चाहे आरबीआई को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही दम लगाना पड़ता है ना। रेशनल वेज पॉलिसीज़ में हाई इन्फ्लेशन है, कम हो जाएगा डिमांड फॉर हाई वेजेस। अब जैसे ही अगर हाई इन्फ्लेशन रहता है, मान लेते हैं मार्केट में हाई इन्फ्लेशन चल रहा है, तो हाई इन्फ्लेशन की वजह से सब चीज़ का प्राइस अप है। अब मजदूर लोग काम करेगा तो उसको ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, तभी तो वो सब सामान खरीद पाएगा ना, तो वो ज़्यादा वेजेस को डिमांड करेगा, तो डिमांड फॉर हाई वेजेस। और इसी हाई वेजेस की वजह से क्या हो जाएगा, प्राइसेस पुश अप फर्दर, धीरे धीरे वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब चीज़ पर कंट्रोल कर लेता है कौन, गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग रैशनल वेज पॉलिसी। अब आते हैं राशनिंग। राशनिंग क्या होता है भाई, तो शेयर ऑफ स्कार्स फूड्स, कुछ स्कार्स फूड, जैसे फूड में हो गया, जैसे फूड्स में ही होता है ना, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब चीज़, जैसे पीडीएस सिस्टम देखते हैं ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन वगैरह में जो मिलता है, उसी के बारे में है यहाँ पर, शेयर ऑफ स्कार्स फूड। गवर्नमेंट इंश्योर दैट अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स रिसीव्ड अ लिमिटेड फिक्स क्वांटिटी। वो इंश्योर करता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को ना कुछ फिक्स्ड अमाउंट में ये चीज़ देना है। तो राशन दे रहा है ना भाई, जैसे मान लीजिए 5 किलो चावल देता है, 5 किलो गेहूँ देता है, ऐसा ऐसा करके दे रहा है वो चीज़, तो वो फिक्स अमाउंट में कर दिया है, ताकि मार्केट में बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं करेगा, ज़्यादा कर देगा, जब मार्केट से लोग बहुत ज़्यादा खरीदने लग जाएगा तो पैसा दन मार्केट में जाने लग जाएगा। इट इंश्योर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो इंश्योर कर लेता है, एंड हेल्प स्टेबलाइज द प्राइसेस ऑफ नेसेसरी गुड्स। और वो नेसेसरी गुड्स का प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए ये सब चीज़ किया जाता है, ताकि मार्केट में अननेसेसरी प्राइस ना चला जाए। तो इससे भी हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, तो बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान में रखना है। मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए क्या चीज़ किया जाता है, तो इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए दो चीज़ को यूज़ किया जाता है। एक है WPI, दैट इज़ द होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा है हमारा CPI, दैट इज़ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दोनों को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, इट मीजर्स चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स दैट आर सोल्ड एंड ट्रेड इन बल्क बाय वन बिजनेस टू अनदर। मतलब ये होलसेल प्राइस पर चल रहा है ना, कि जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास से जो होलसेलर के पास जो प्राइस गया है, सामान गया है, उसके प्राइस का जो डिफरेंसेस है ना, उसी के बेसिस पर ये कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए लिखा हुआ है इट मीजर्स चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स दैट आर सोल्ड एंड ट्रेड इन बल्क बाय वन बिजनेस टू अनदर, एक बिजनेस से अनदर बिजनेस के पास, ठीक है। अच्छा, ये पब्लिश कौन करता है भाई, तो ध्यान में रखिएगा, पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ध्यान में रखना है, इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इट ट्रैक्स द प्राइस ऑफ गुड्स बिफोर दे हिट रिटेल ग्राउंड। ये WPI ट्रैक करता है प्राइस को, पूरा का पूरा कोई भी चीज़ का प्राइस को, जब वो मतलब बिफोर दे हिट द रिटेल काउंटर पर पहुंचने से पहले सारा का सारा वो प्राइस को ट्रैक कर लेता है होलसेल रेट पर, होलसेल प्राइस पर। अब इसके वजह से ना बड़ा ही क्रिटिसिज्म इसको झेलना पड़ा। क्रिटिसिज्म क्या था, मेजर क्रिटिसिज्म क्या था भाई, तो मेजर क्रिटिसिज्म था कि पब्लिक डजंट बाई प्रोडक्ट एट होलसेल प्राइस।
पब्लिक जो है ना हर सामान को होलसेल प्राइस पर नहीं खरीदता, वो रिटेलर शॉप पर जाता है और रिटेलर पर जैसे ही रिटेलर से पहले ही WPI का काम खत्म हो जाता है, यानी कि रिटेल काउंटर पर पहुंचा, उसका काम खत्म हो गया, अब वो नहीं मेजर करेगा। तो एक एक्चुअल जो डेटा आना चाहिए था ना वो नहीं आ पाता था। तो ट्रेडिशनली पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, लेकिन अब उतना नहीं होता है। ठीक है, अगर बेस ईयर का बात करें तो बेस ईयर कैलकुलेशन क्या था, पहले था 2004-05 को बेस ईयर बनाया गया था कैलकुलेशंस के लिए, लेकिन अब क्या हो गया ना 2017 में इसको बनाकर 2011-12 कर दिया गया। तो 2011-12 जो 2011 का जो सेंसस था ना उसी के टाइम पे 2011-12 इसका बेस ईयर बना दिया गया। तो ध्यान में रखना है होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता है, वो रिटेल काउंटर पर पहुंचने से पहले ही गुड्स प्राइस का जो प्राइस होता है ना उसको वो काउंटर टैग करता है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ट्रैकिंग करता है, ट्रैक करता है, और ये रिटेलर काउंटर पर पहुंचने से पहले तक ही होता है, रिटेल काउंटर पर नहीं होता है, बिफोर दे हिट रिटेल काउंटर। ध्यान में रखिएगा, एक बिजनेस से अनदर बिजनेस पर होलसेल प्राइस के लिए। बट इसी से ठीक अलग अलग होता है CPI, है ना। CPI क्या करता है ना, देखो CPI क्या करता है, इट मीन्स प्राइसेस चेंज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर। रिटेल बायर के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ कैलकुलेट किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको कहा जाता है। ठीक है, RBI इसको अडॉप्ट किया था 2014 अप्रैल में, यानी कि ये अब जो है ना हमारा जो भी इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन होता है ना वो CPI के बेसिस पर ही होता है। पब्लिश बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दैट इज़ NSO, ध्यान में रखिएगा। बेस ईयर इसको माना गया है 2012 को, यानी कि CPI का बेस ईयर कितना है 2012। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है, इट कैलकुलेट द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज सच एज फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स विच इंडियन कंज्यूमर बाय फॉर यूज़। ये हर वो चीज़ जो इंडियन कंज्यूमर यूज़ करता है रिटेल काउंटर तक, ठीक है ना, रिटेल काउंटर उसके पास पहुंचने तक, वो सब चीज़ का प्राइस का डिफरेंसेस को ट्रैक करता है। तो इसलिए लिखा गया है कैलकुलेट द डिफरेंसेस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ में कोई भी चीज़ आ गया, चाहे सोना चांदी तेल वेल सब आ गया, एंड सर्विसेज सच एज फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, ये सब सारा चीज़। तो ये बहुत अच्छा होता है, ये कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा वैल्यू आता है। इसमें होता है 4 टाइप ऑफ CPI। पहला है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर जो इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं। CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर, एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे होते हैं वो। CPI फॉर रूरल लेबरर, जो गांव वाला एरिया में काम कर रहे होते हैं वो। CPI फॉर रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड, रूरल में, अर्बन में और कंबाइंड, ये दोनों मिलाकर भी। तो पहला 3 जो CPI है, पहला 3 CPI जो है ना उसको कंपाइल किया जाता है किसके थ्रू, कंपाइल बाय द लेबर ब्यूरो ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि ये 3 जो है ना ये अलग डिपार्टमेंट देखता है, और ये जो अंतिम वाला है ना ये देखता है कंपाइल बाय NSO, जो कि हम बताएं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू, इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये इसका मिनिस्ट्री है, NSO ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू ये कंप्लीट यानी कि कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान में रखना है। मॉनेटरी पॉलिसीज कमेटी यूजेस CPI डेटा टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अभी के टाइम में क्या होता है ना कि CPI का डेटा ही, यानी कि ये मॉनेटरी पॉलिसी जो बनता है, यानी कि MPC जो होता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होता है, वो इसी डेटा को लेकर, इसी CPI डेटा को लेकर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का कोशिश करता रहता है। तो अब हमारे लिए WPI इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, CPI, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि ये कंज्यूमर पर्सपेक्टिव के हिसाब से रिटेल बायर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो उसमें एक अच्छा पूरा का पूरा ओवरऑल डेटा हम लोग को मिलकर आता है। क्लियर है? तो CPI समझ में आ गया और WPI समझ में आ गया। अब बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझते हैं। डीमोनेटाइजेशन क्या है भाई, मेकिंग मनी इनवैलिड, सीधा मनी को इनवैलिड कर दो, है ना, मनी को इनवैलिड कर दो। करना क्या है, रिटायरिंग ओल्ड मनी एंड यूजुअली इंट्रोड्यूसिंग न्यू मनी। मतलब होता क्या है, रूल में क्या बोला जाता है, डिमोनेटाइजेशन का मतलब कि जो भी मनी जो करेंसी जो चल रहा है उसको इनवैलिड कर दो, है ना, उसको रिटायर कर दो और नया करेंसीज को मार्केट में लेकर आ जाओ, न्यू करेंसीज इंट्रोड्यूस कर दो। यूजुअली ये होना यही चाहिए, बट हो सकता है कि न्यू करेंसीज अभी नहीं करे, 2 महीना बाद करे, जैसे इंडिया में हुआ भी है। ठीक है, अब देख लेते हैं
आखिर ऐसा करता क्यों, डिमोनेटाइजेशन करने का वजह क्या है, वाई डिमोनेटाइजेशन। तो सबसे पहला है कर्विंग ब्लैक मनी। ब्लैक मनी से बाहर निकलने के लिए इसको यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ब्लैक मनी किसी किसी के पास ना बहुत सारा जैसे कैश जमा हो गया, ब्लैक मनी जमा हो गया है ना, जो इलीगल बोल सकते हैं, इलीगल पैसा जमा हो गया, तो वो चीज़ क्या हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को ये चीज़ देखना पड़ता है। एक सेकेंड, हम किसी का लगता है कॉल आ रहा है क्या। हाँ ठीक है, हो गया। तो समझ में आ गया ये कर्विंग ब्लैक मनी, ठीक है। दूसरा है फाइटिंग काउंटर फिटिंग। अब काउंटर फिटिंग कहने का मतलब क्या हो गया कि जो पुराना हाई डिनोमिनेशन का जो नोट्स होता है, ठीक है ना, एक तरीके से ऐसे बोले ना फेक करेंसी है ना, फेक करेंसीज मार्केट में बहुत सारा चल रहा होता है, इधर से आ गया उधर से आ गया, वो सब चीज़ को हटाने के लिए अचानक से मतलब तुरंत हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सबको तुरंत डिमोनेटाइजेशन ले आओ, मतलब जितना भी पुराना नोट है उसको ख़त्म कर दो। ख़त्म कर देने से क्या होगा, जो मार्केट में जो नकली मनी जो चल रहा होगा वो डायरेक्ट जल्दी कहाँ आएगा, या तो ख़त्म हो जाएगा या तो फिर बैंक में, और बैंक में आएगा तो पकड़ाएगा धराएगा सब कुछ होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए करना पड़ता है। तो ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए भी हो गया, ब्लैक मनी है ना, बहुत सारा लोग हाई डिनोमिनेशन का कैश को अपना घर में रख लेता है, 2000 का 1000 का नोट भर भर के अलमारी में रख लेगा, उसको निकालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट में अब इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो भी समस्या, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी समस्या, तो मार्केट में पैसा सर्कुलेट होते रहना चाहिए। फिर कॉम्बेटिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग। टेररिज्म फाइनेंसिंग करने का मतलब ये कैश के वजह से, मतलब जो इलीगली जो कैश जो होता है ना वो क्या करता है, टेररिज्म को और भी अलग अलग टाइप से, जैसे मान लीजिए इलीगल एक्टिविटीज़ हो गया अलग अलग टाइप का, वो सब सारा चीज़ को जो होता है उसको रोकने के लिए एक चीज़ किया जाता है कि भाई चलो पैसा को ही सीधा बंद कर दो, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना होगा। प्रोमोटिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना है ना, कि अब ज़्यादा कैश नहीं यूज़ करना है, चलो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिजिटली थोड़ा सा मोटिवेट करना है कि भाई तुम डिजिटल पे करो, कैश का झंझट मत रखो, कैश कभी भी बंद हो जाता है, ये हो जाता है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारा चीज़ें। तो डिजिटल पेमेंट मेथड को यूज़ करो ताकि हमारा जो करेंसी वरेंसी का जो फेक वेक का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी चलता रहेगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज़ होता है ना। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैश जब मान लीजिए मार्केट में है तो मार्केट में चला गया है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये होता है, तो सरकार क्या करता है, सारा का सारा पैसा एक बार में इंजेक्ट कर लेता है उसको डीवैल्यूड करके। तो डीमोनेटाइजेशन जैसे ही होता है ना तो वो हेल्प करता है किसको भाई, तो ये जो इन्फ्लेमेशन बोल रहे हैं इन्फ्लेशन जो होता है ना उसको डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए हो जाता है, तो वो ध्यान में रखिएगा ना। तो आप बहुत सारा चीज़ इमेजिन कर सकते हो, देखो ना आप जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो कैसा कैसा दिमाग ख़राब हो गया था लोगों का, क्या क्या हो रहा था, तो वो भी हम लोग देखेंगे, इसका इम्पैक्ट भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि ब्लैक मनी से बचने के लिए फिर फाइटिंग काउंटर फिटिंग हो गया, मतलब कि जो नकली करेंसीज होता है उस सब चीज़ से बचने के लिए, टेररिज्म फाइनेंसिंग हो गया, फिर प्रमोटिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन हो गया। डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए भी कैश को बाहर खींच लिया जाता है कि भाई कैश रहेगा तो लोग मानेगा नहीं, सीधा कैश ही खींचो और उसके बाद डिजिटल करेंसी कराओ, उसके बाद अपने आप आदमी यूज टू हो जाएगा। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी हो जाता है। अब बात करते हैं पोटेंशियल इम्पैक्ट का। तो पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है, सबसे पहला क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म डिस्रप्शन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। अचानक से अगर मान लीजिए पैसा निकल गया और आपको बैंक्स में लाइन लगना है, छोटा छोटा बिजनेसेस है, छोटा छोटा जो कमा रहा है, जो लेबर है, जो मज़दूर है, वो सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। उसके पास अगर कुछ पैसा है तो वो क्या करेगा, उसका पैसा तो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, वो भागा भागा इधर उधर फिर रहा है, उसको दे रहा है उसको दे रहा है, तो बहुत सारा दिक्कत हो जाता है, टेम्प्रेरी कैश मतलब शॉर्टेजेस हो जाता है। फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन तो होगा भाई, जो सडन रिडक्शन जो आता है ना कैश में, तो कैश सर्कुलेशन ही बंद हो जाता है। कैश सर्कुलेशन बंद हो गया तो इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि मार्केट में लोग स्पेंड ही नहीं कर पा रहा है ना, क्योंकि मार्केट में कोई ले ही नहीं रहा भाई, नोट ही बंद हो गया तो हम कैसे लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इम्पैक्ट ऑन इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज़्यादा मतलब ये प्रॉब्लम हो जाता है ना। जैसे कोई भी चीज़ जहाँ पर ज़्यादातर करके कैश से ही काम हो रहा है, ठीक है ना। अगर मान लो हम जनरल स्टोर जाएंगे तो वहाँ कैश देंगे, हम कपड़ा खरीदने जाएंगे हम कैश देंगे, हम लकड़ी कटवाने के लिए जाएंगे, चाहे पलंग बनवाने के लिए जाएंगे तो उसको कैश देंगे, तो वो सब सारा चीज़ तुरंत बहुत ज़्यादा
दिक्कत हो जाता है ना। इनफॉर्मल सेक्टर में वही सब चीज़ ज़्यादा करके आ जाता है। चैलेंजेस फॉर अनबैंक, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं होता है उसके पास प्रॉब्लम हो गया, वो कहाँ से करेगा, कैसे जाएगा बैंक में जमा करने के लिए, कैसे एक्सचेंज कराएगा, ठीक है, ये समझ सकते हो। तो लोग दूसरे को ढूंढ रहा होता है, तो अरे तुम्हारा बैंक अकाउंट है तुम करवा दो। अब तो खैर वैसा नहीं है, बैंक अकाउंट तो सबका लगभग हो ही जाता है। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हो जाता है ना कि अब नोट बंद हुआ है, लेकिन अब जो नया नोट आएगा वो लोगों तक पहुंचेगा कैसे, कैसे कैसे जाएगा उसके पास, तो ये भी सारा दिक्कत हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये पोटेंशियल इम्पैक्ट है किसका भाई, डिमोनेटाइजेशन का। और ये हो गया कि आखिर डिमोनेटाइजेशन करना क्यों ज़रूरी हो जाता है। तो ज़रूरी भी है और उसका इम्पैक्ट भी लग ही जाता है। तो आई होप कि आपको डिमोनेटाइजेशन भी समझ में आ गया होगा। ये था हमारा इस वीडियो का अंतिम टॉपिक, डिमोनेटाइजेशन। तो इन्फ्लेशन हमारा कंप्लीट हो गया। इन्फ्लेशन में बहुत सारा रिलेटेड टर्म पढ़ लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो हम इसके डिस्क्रिप्शन में मतलब कि हम वो लिंक डाल देंगे इसके पहले वाले वीडियो का, यानी कि इन्फ्लेशन 1 का, ये इन्फ्लेशन 2 हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो इन्फ्लेशन का कहानी जो चला है 2 वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।